देखिए, तकरीबन 13 साल पहले हुए अहमदाबाद बम धमाकों में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन अहमदाबाद केस की गूंज यूपी में सुनाई दी, जहां ब्लास्ट का समाजवादी कनेक्शन निकाला गया। क्या हो रही है राजनीति, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज से 14 साल पहले अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट केस दोषियों को सजा सुनाई गई और चुनावी मौसम में तुरंत इसका इस्तेमाल भी हो गया। जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई उनमें से कुछ यूपी के आजमगढ़ के भी हैं। इसीलिए यूपी के सीएम ने एक बड़ा आरोप लगा दिया और एक दोषी के पिता को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। यूपी में अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है और करीब 290 सीटों पर वोट पड़ने बाकी है। ऐसे में जब मुख्य विपक्षी पार्टियों पर ऐसे गंभीर आरोप लगे तो तिल मिलाना लाजमी है। समाजवादी पार्टी इसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति बता रही है। बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान अपने फसलों का बाजे मूल चाहता है, सुविधाएं चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है। आज इन मुद्दों पर चुनाव है। योगी जी में क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्षमता है, तो बताएं कि कितना रोजगार दिए, कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए। ये भी खुलासा हुआ है कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट का एक उद्देश्य तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना भी था। कोर्ट ने अपने फैसले में मोदी का नाम लिया है। फैसले की कॉपी के 7वें पॉइंट में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। ये दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। कोर्ट के फैसले में लिखा है, दिसंबर 2007 में केरल के वागामोन जंगल और जनवरी 2008 में गुजरात के हालोल पावागढ़ के जंगलों में आतंकी तालीम देने के लिए कैंप लगाए गए थे। इस कैंप में हाजिर रहने वाले आतंकियों ने एक दूसरे के लिए गाड़ियों के इंतजाम किए थे। इस कैंप के दौरान जिहादी भाषण करके और ट्रेनिंग कैंप के दौरान बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही कैंप के दौरान टारगेट किलिंग और मास किलिंग करने की भी चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट बनाना और गुजरात के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट करना भी तय किया गया और उसकी ट्रेनिंग भी दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त और अभी के लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की भी साजिश की गई थी और ये बात एक एक्यूज ने अपने 164 वाले स्टेटमेंट में मैजिस्ट्रेट के सामने भी बताई है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे, जिनमें से आखिरी धमाका अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हुआ था और बताया जा रहा है इसी के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी थे। ब्रिटेन के आसमान में एक अजब नजारा दिखा। तूफान के चलते एक विमान हवा में लहराता नजर आया। दरअसल यूनिस तूफान के चलते लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर तेज हवाएं चली, जिनके चलते इस जहाज को उड़ान भरने में दिक्कतें आ रही थी। उसी दौरान ये तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे विमान हवा में लहरा रहा है। ये 3 दिन में उत्तरी यूरोप में आया दूसरा बड़ा तूफान है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन के मुताबिक इस तूफान में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके चलते ब्रिटेन में यातायात पर असर पड़ा। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से चेतावनी दी है कि रूस किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अमेरिका का दावा है कि रूस इसके लिए कोई भी बहाना बना सकता है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन हमले का प्लान फाइनल कर चुके हैं। अब अमेरिका का दावा है कि रूस ने कीव शहर पर हमले की पूरी योजना तैयार कर ली है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने ऐसा किया तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict,
but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. और ताज़ा जानकारी के लिए आपको मेरे सहयोगी प्रणय के पास लेकर के चलते हैं। प्रणय, अब अगला दाव क्या होने वाला है, क्योंकि अब जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि रूस पूरी तरीके से तैयार है। ये पढ़ना देखें आप, राष्ट्रपति बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा है कि रूस ने जो सेनाएं पीछे भेजने की बात की है, अपनी सेना अपने दस्ते पीछे हटाने की बात की है, वो सच नहीं है और दरअसल रूस की तैयारी पूरी है। हालांकि रूस की तरफ से लगातार ये चीज कही जा रही है कि ये केवल अमेरिकी प्रोपेगेंडा है, अमेरिकी दुष्प्रचार है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यूक्रेन पर हमला नहीं करने जा रहा है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा संकट और एक ऐसी पेचीदा स्थिति बन गई है जिसके अंदर फिलहाल पैंतरे ज्यादा चले जा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हालात नाजुक इस लिहाज से कहे जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ही बड़ी शक्तियां हैं और उनके बीच में अगर इस तरीके से तनाव बढ़ता है, जिस तरीके से यूक्रेन में एक जो इन्फेंट स्कूल है उसके ऊपर शेलिंग की घटना हुई, इसके अलावा डॉनबास के इलाके में यूक्रेनियन फोर्सेस और जो विद्रोही हैं उन लोगों की भी उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि तनाव एस्केलेट हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में कोशिश लगातार जारी है कि डिप्लोमेसी के जरिए, और भारत लगातार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा है। सुरक्षा परिषद की जो कल बैठक हुई थी उसमें भी भारत ने लगातार इस चीज पर जोर दिया कि कूटनीति को जगह दी जानी चाहिए, बातचीत के जरिए और सतत प्रयास के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। बिल्कुल प्रणय, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि नौबत परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर्स जेट को यूरोप में तैनात कर दिया, तो वहीं स्टेल्थ फाइटर F-35 भी तैनात किए हैं। तो वहीं आज राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में रूस अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल करने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रूस कर रहा है परमाणु मिसाइलों से युद्धाभ्यास। अमेरिका ने तैनात किए परमाणु बम वर्षक F-35। यूक्रेन ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। उस पर दोनों तरफ से जारी की जाने वाली तस्वीरें संकट को और बड़ा कर रही हैं। इस बीच में यूक्रेन के इलाके दानेस्क से आई ये तस्वीर भी गवाही दे रही है। ये कार विद्रोहियों की थी जिसे बम से उड़ा दिया गया। विद्रोही इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि यूक्रेन सेना और सरकार इसमें अपना हाथ मानने से इनकार कर रहे हैं। माना जा रहा है ऐसी किसी घटना को उकसावे की कार्रवाई मानते हुए हमला किया जा सकता है। रूस बार बार कह रहा है कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन बार बार युद्धाभ्यास से तेवर दिखा रहा है। आज रूसी सेना अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल कर अपनी ताकत दिखाने जा रही है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक की इस सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल को देखने वाले हैं। इस ड्रिल में न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स भी शामिल होंगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की याद दिला चुके हैं। Потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. यानी इशारों ही इशारों में पुतिन बता चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को यूरोप भेजा है।
अमेरिका इन जेट्स की तैनाती तभी करता है जब उसे लगता है कि बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। B-52 बॉम्बर्स को अमेरिका ने यूरोप क्यों भेजा है, इसका जवाब उसकी खूबियों से मिल जाएगा। ये अमेरिकी वायुसेना का लॉन्ग रेंज सबसोनिक बॉम्बर जेट है। इसकी रेंज 14,200 किलोमीटर है। पिछले 70 सालों से अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। अपने साथ ये करीब 32,000 किलो के बम लेकर उड़ सकता है। ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यानी अमेरिका ने रूस को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर वो अपनी परमाणु ताकत की याद अमेरिका को दिला रहा है, तो अमेरिका भी B-52 बॉम्बर भेजकर रूस को याद दिला रहा है कि इस मामले में वो भी रूस से कम नहीं है। देखिए, इंदौर ने अब शहर के कचरे को भी ऊर्जा में बदल लिया है, जहां एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है, जिसे जल्द ही करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। ये है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाले शहर इंदौर में अब कचरे को ऊर्जा में बदलने की सबसे बड़ी शुरुआत होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट पे गीले कूड़े को हम एक डीप बंकर में अनलोड करते हैं, वहाँ से फिर हम ग्रेप क्रेन के द्वारा प्री ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्ट को एक क्वालिटी फीड में कन्वर्ट कर देता है। बायोगैस बनने के बाद चूंकि बायोगैस में मीथेन 55 to 60% रहता है और उसको सीएनजी बनाने के लिए 90% से ऊपर ले जाना पड़ता है। हम बायोगैस को फिर क्या करते हैं, क्लीनिंग सेक्शन में भेजते हैं, जहाँ पे बायोगैस को अपग्रेड किया जाता है। 15 एकड़ में फैला ये प्लांट 150 करोड़ की लागत से बना है। इस परियोजना के जरिए रोजाना 400 बसें और 1000 से ज्यादा गाड़ियां चलाने की योजना है। जितनी बसेस हैं यहाँ की सिटी बसेस जो हैं वो 100% कन्वर्ट हो रही हैं बायो सीएनजी में। यहीं से सीएनजी खरीदेंगी। इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है इनसे कि जो भी अवंतिका गैस का यहाँ पर अवंतिका गैस की सीएनजी सप्लाई है, जो भी उनका रेट रहेगा उससे 5 रुपए कम बेचेंगे ये। तीसरा ये भी फायदा है कि तो न केवल 1,30,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रुक रहा है, बल्कि जो बसेस में डीजल से चल रही थी उनमें भी एमिशन रुकेगा। इस प्लांट के जरिए न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि इससे कमाई भी होगी। जो पिछले 5 वर्षों की ये जर्नी है इंदौर की, और इस वर्ष का जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हर बार स्वच्छता की तैयारी में, वो मिनिस्ट्री एक टूल किट लॉन्च करता है जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण की टूल किट कहते हैं। उसमें इस बार कोइंसिडेंटली प्रोसेसिंग के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोसेसिंग पे फोकस किया गया है। तो ये हम लोग के लिए एक माइलस्टोन होगा कि प्रोसेसिंग की जो फैसिलिटी है हम लोग वेस्ट टू कंपोज से वेस्ट टू बायो सीएनजी पे अपग्रेड कर रहे हैं। इंदौर सबसे साफ शहर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के लोग हैं, प्रशासन है। सूखा गीला कचरा 100% घर से ही अलग होकर आता है। पहले लगातार 5 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किया, और अब जिस तरीके से कचरे से सीएनजी गैस बनाई जा रही है, निश्चित ही ये ऐसा प्रयोग है जिसे देश और दुनिया दोनों में सराहना मिल रही है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, इंदौर। बिहार के युवा बल्लेबाज साकिब उल गनी ने करियर के पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में 341 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन समेत पूरी दुनिया के किसी भी क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास के अपने डेब्यू मैच में इतने रन नहीं बनाए थे। कोलकाता में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के मैच में मिजोरम के खिलाफ 22 साल के साकिब उल गनी ने 405 गेंदों में 341 रन ठोक डाले, जिसमें 56 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साकिब उल की शानदार बल्लेबाजी के बाद सोशल मीडिया पर इन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीसीसीआई के अलावा कई क्रिकेटर्स ने उन्हें इसके लिए बधाई दी है। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड गनी से पहले मध्य प्रदेश के अजय रोहिरा के नाम था। रोहिरा ने दिसंबर 2018 में हैदराबाद के खिलाफ इंदौर में नाबाद 267 रन बनाए थे। तो फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, 341 रन बनाए 405 गेंद में, और ऐसा करने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। बिहार के युवा बल्लेबाज साकिब उल गनी की इस कामयाबी से हर कोई बेहद खुश है और उनमें एक अगले स्टार प्लेयर के तमाम लक्षण हैं।
ऐसा कहते हुए उनकी प्रतिभा पर अपना भरोसा दिखा रहा है। तो फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में लगाई ट्रिपल सेंचुरी। देखिए, ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट के अच्छे दिन एक बार फिर से लौट आए हैं। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच कोलकाता में खेला गया। भारत ने इस रोमांचक मैच को 8 रन से जीता। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी बनाई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शुरू की 2 गेंदों में एक रन ही मिले। पटेल की तीसरी और चौथी गेंद पर छक्के जड़कर रॉमैन पॉवेल ने मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया, लेकिन हर्षल ने अगली गेंद स्लोअर डाली। उस गेंद पर वो 1 ही रन बना पाए। आखिरी गेंद पर पोलार्ड भी 1 रन ही ले पाए। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन ही बना पाई। विराट ने 41 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत 28 गेंद में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। ऋषभ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के यूपी बिहार के लोगों पर दिए गए बयान से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में बिहार में रहने वाले सिख समुदाय के लोग इसे किस नजर से देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी बिहार के लोगों पर चन्नी ने ये बयान दिया तो यूपी से बिहार तक माहौल गर्मा गया। विरोध में पटना से मुजफ्फरपुर तक मुकदमे दर्ज हो गए। पटना में एबीपी न्यूज से बात करते हुए सिख समुदाय ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई। ये चुनाव का एक गुफा है जिसको आप समझते हो कि चुनाव के समय कुछ ऐसा मुद्दा उठा दिया जाए जिससे कि हमें फायदा हो। बिहार और यूपी या कहीं के देश के कहीं के लोग भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं और राज भी कर सकते हैं। ये चन्नी जी नहीं समझ रहे हैं कि बिहार के लोगों के साथ ही वहाँ का उद्योग जुड़ा हुआ है। चन्नी जी ने जो भी बयान दिया ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। देखिए, एक बिहारी सब पर भारी। या तो वो माफ़ी मांगे तो या फिर इस बात को वो अपने शब्दों को वापस ले, नहीं कि मैंने जो कहा वो वापस लेता हूँ। चुनावी माहौल में चन्नी के इस बयान पर विपक्ष हमलावर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बयान को शर्मनाक बताया। बहुत गलत बयान है। देखिए, उसके बारे में तो हमसे कल पूछा था, कह दिया कितना बड़ा महत्व है बिहार का, उनको पता नहीं है कि बिहार के लोगों से कितना बड़ा लगाव है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति है जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, कई सब कुछ जानते ही नहीं है, उसे अपना नुकसान किए। हालांकि चन्नी कह चुके हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खुद प्रियंका गांधी भी उनके बचाव में उतरी थी। मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है। कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। पंजाब चुनाव में चन्नी के इस बयान पर बड़ा विवाद विपक्ष के लिए यूपी चुनाव में भी बड़ा मुद्दा है। वहीं पंजाब से बाहर बसे सिख समुदाय की नाराजगी सवाल खड़े कर रही है कि कहीं चन्नी का बयान कांग्रेस को फायदा देने की बजाय नुकसान ना दे जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ शोपिया में इस वक्त चल रही है। आपको बता दें शोपिया के जेरापोरा में यह एनकाउंटर लगातार जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा है। आपको बता दें शोपिया के जेनापोरा इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है और 2 आतंकी के छिपे होने की लगातार खबर आ रही है। यूपी के चुनावी संग्राम में इस बार गीतों की बाढ़ आ गई है। बीजेपी ने नया गीत उतारकर योगी के नाम पर वोट मांगा है।
तो वहीं एसपी अखिलेश के चेहरे के साथ ही मैदान पर है। अब सवाल ये है कि इस सुरीली जंग में मतदाता किसके साथ होंगे। गीत में योगी के कामकाज के साथ साथ अयोध्या, मथुरा, काशी का भी जिक्र है, लेकिन 3 मिनट का प्रचार गीत योगी के आसपास ही घूमता है। करीब 3 मिनट के इस गीत में कम से कम 75 बार योगी शब्द का जिक्र किया गया है। योगी है उपयोगी शब्द का जिक्र सबसे पहले पीएम मोदी ने किया था, जिस पर विपक्ष वार करता रहा है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। लेकिन यूपी चुनावों में बीजेपी पूरी तरह योगी के चेहरे के पीछे खड़ी हो गई है। हरियाणा के गायक रॉकी मित्तल भी सभाओं में पंजाबी धुन पर बने गीतों से योगी का गुणगान कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश के चेहरे के साथ ही मैदान में है। अखिलेश खुद चुटीले अंदाज में बीजेपी सरकार पर वार कर रहे हैं। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार छात्र पिटा भाजपा के सरकार में। एसपी के पक्ष में आ रहे गीतों में योगी राज पर वार और अखिलेश के कामों का गुणगान जमकर हो रहा है। कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, इसके बाद 4 चरणों का चुनाव बाकी रह जाएगा और सवाल ये है कि किसके सुरीले गीत वोटरों के मन पर असर डाल पाएंगे। तो सियासत है, यहाँ नारे भी होते हैं और गाने भी। तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। कल जिन अहम सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें करहल भी एक सीट है, लेकिन करहल के बहाने बीजेपी यादव परिवार में तकरार को मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। करहल में कलह से कैसे बीजेपी को है उम्मीद, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत नाचेंगे। करहल का किला बेहद खास है। इस किले पर फिर एसपी का झंडा लहराने के लिए उतरे हैं अखिलेश। करहल पर मुलायम सिंह यादव भी पहली बार प्रचार के लिए आए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ नया विवाद। तस्वीरों में शिवपाल यादव भाई मुलायम के साथ कुर्सी के हत्थे पर बैठे नजर आए। बस फिर क्या था, बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। कल जिसको कुर्सी ना मिली हो, हत्था मिला हो, उससे बड़ी बात मैं कहता हूं जो मुख्यमंत्री जी ने कह के गए, शिवपाल को एक भी सीट नहीं मिली। आप कहेंगे जसवंत नगर की मिली, जसवंत नगर में उनसे अच्छा कोई नहीं लड़ता, तो जसवंत नगर में शिवपाल जी को लड़ा के उन्होंने साइकिल चिन्ह दिला करके एक सीट अपनी बचा ली। एंटी डिफेक्शन लागू होगा अगर वो भागेंगे तो। शिवपाल अकेले पिछले 5 साल में देश के उन राजनीतिज्ञों में जिन्हें कुछ नहीं मिला। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के आखिरी दिन मैनपुरी की करहल सीट पर पहुंचे। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये कहना है एसपी सिंह बघेल का, जो करहल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में योगी आदित्यनाथ सभा करने आए। बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया पीएसपी नेता और एसपी प्रत्याशी शिवपाल यादव ने। बीजेपी के लोग जब हम पूरा परिवार एक हो गए तो बौखलाए हुए हैं। तो देखिए अब इनके पास मुद्दे तो कोई बचे नहीं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया और समाजवादी पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में फहरने जा रहा है। बीजेपी करहल सीट पर दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक है यादव परिवार में कलह जग जाहिर करने की। इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव के समधी और बीजेपी के फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से प्रत्याशी हरिओम यादव के बयानों ने भी यादव परिवार के भीतर कलह का भांडा फोड़ दिया। हरिओम यादव एक सैपई में शकुनी पैदा हुआ है, उसने नेताजी का ही घर बर्बाद कर दिया, पार्टी को बर्बाद कर दिया। नेताजी के परिवार के 3 टुकड़े कर दिए और शकुनी रामगोपाल यादव है। चुनावों के दौरान बीजेपी ने यादव परिवार के कई रिश्तेदारों को अपने पाले में मिला लिया है। इन्हीं में एक नाम है मुलायम सिंह यादव के साडू एलएस गुप्ता का, जो बीजेपी प्रत्याशी रिया शाक्य के प्रचार में जुटे हैं। एलएस गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बहनोई है, लेकिन अखिलेश यादव से काफी नाराज है। अखिलेश जी के साथ जितने भी समाजवादी पुराने लोग थे, एक एक करके उन्होंने जूता मार मार के सबको भगा दिया कि साले तुम्हारे बाप के साथ रहते थे तो तुम्हारे लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है।
वहीं 2 दिन पहले एबीपी न्यूज के शो इंडिया चाहता में यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव ने कहा था कि अगर बीजेपी कहेगी तो वो अखिलेश के खिलाफ प्रचार के लिए तैयार है। क्या आप जा रही हैं करहल, उस सीट पर जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगी बीजेपी का? बघेल साहब, देखिए, पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मैं पहले भी कह चुकी हूं, वहां अपर्णा यादव जाएगी। यादव परिवार में कलह के जरिए बीजेपी करहल में उम्मीद देख रही है। करहल में कुल 3,71,000 वोटर हैं। इसमें से यादव वोटरों की संख्या करीब 1,25,000 है। गैर यादव ओबीसी वोटरों की संख्या 75,000 है। स्वर्ण वोटरों की संख्या इस सीट पर 60,000 के करीब है। मुस्लिम वोटर करीब 18 से 20,000 है। बीजेपी की रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा एससी वोटर है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाने की ताकत रखते हैं और बीजेपी ने इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर केंद्र में मंत्री एसपीएस बघेल को यहां से उतारा है और यही एससी वोट बैंक इस सीट पर समाजवादी रणनीतिकारों को बेचैन कर रहा है। यानी बीजेपी यादव परिवार में फूट और एससी वोटरों के सहारे करहल का मैदान फतेह करने की उम्मीद लगाए है। और देखिए, कल तीसरे फेज के लिए प्रचार खत्म हो गया। अब कल सुबह से तीसरे चरण में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें, कल 16 जिलों में 59 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तीसरे चरण में वोटरों की संख्या 2 करोड़ 15 लाख है, जिसमें पुरुष वोटर 1 करोड़ 16 लाख के करीब है, जबकि महिला वोटर्स हैं 99 लाख 62 हजार के आसपास। कुल 627 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, जिसमें से पुरुष प्रत्याशी 531 है, जबकि महिला प्रत्याशी हैं 96। देखिए, सभी चरणों के नतीजे 10 मार्च को सामने आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले ही अब ईवीएम पर रार छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर निगरानी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में कांग्रेस को ईवीएम में गड़बड़ी की चिंता सता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बाकायदा लखनऊ से ये चिट्ठी आई है कि रात हो या दिन ईवीएम की पहरेदारी करनी है। समाजवादी पार्टी आलाकमान का आदेश है कि पार्टी पदाधिकारी 24 घंटे स्ट्रांग रूम के बाहर जमे रहें। एसपी के कार्यकर्ता वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक पीछा करें। स्ट्रांग रूम में सील होने के बाद भी निगरानी करते रहें। समाजवादी पार्टी को डर है कि कहीं ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी न कर दे। सहारनपुर में भी एसपी प्रत्याशी अब स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़े बैठे हैं, यहीं पर सो रहे हैं और जाकर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। ईवीएम की जो निगरानी है वो हमारे जो पार्टी हाई कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके निर्देशानुसार और हमारे जो कैंडिडेट हैं भाई उमर अली खान साहब, उनके निर्देश पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमने यहाँ पर अपना कैमरा भी लगवा रखा है। जब तक कि हमारा रिजल्ट नहीं आने का, मतगणना जब समाप्त हो जाएगी, हम अपने यहाँ से अपना परिणाम लेकर यहाँ से उठने का काम करेंगे। दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी विपक्ष को ईवीएम की चिंता है। यहाँ वोटिंग के बाद मशीनें स्ट्रांग रूम में हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हवाले है। मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी का पहरा भी यहाँ पर है। सुरक्षा से जुड़े बाकी सारे इंतजाम हैं, फिर भी कांग्रेस को ईवीएम से छेड़छाड़ का डर सताने लगा है। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में, वो निश्चित पराजय में है। तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं, जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वोटिंग के बाद विपक्ष को ईवीएम की टेंशन है। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तब तक ईवीएम की निगरानी यूं ही चलती रहेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में महाराजगंज थाने पर पथराव की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, एसपी समर्थकों पर पथराव का आरोप लगाया गया है। अयोध्या में एसपी और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही 4 से 5 राउंड गोलियां भी वहां चलाई गई। ये खबर लगातार अयोध्या से आ रही है। आपको बता दें, अभय सिंह और आरती तिवारी के समर्थक थे जो आपस में भिड़ गए। तोड़फोड़ भी की गई और साथ में गोलियां चली। आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबरें। एसपी प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। आपको ताजा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रणवीर के पास लेकर चलते हैं। रणवीर, क्या है पूरी जानकारी और कल तीसरे चरण की वोटिंग है, उससे पहले ऐसी खबर आना ये बड़ी बात है? देखिए, ये अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट का मामला है, जहां पे कल रात करीब 8 बजे कबीरपुर चौराहे पे
दो प्रत्याशी जो दोनों दबंग किस्म की जिनकी छवि है, दोनों के समर्थक जब आमने सामने आए तो दोनों में पहले तू मैं शुरू हुई और बात बढ़ी। तो फिर पहले पत्थर चले और फिर हवाई फायरिंग भी की गई। फिर ये फायरिंग सामने सामने भी हुई जिसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस मामले में दोनों जो समर्थक हैं वो पहुंचे थे थाने और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि शुरुआत इन्होंने की। ऐसे में FIR दर्ज हुई और पुलिस ने अभय सिंह को सुबह करीब 4 बजे गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी के बाद अब विवाद और बढ़ सकता है क्योंकि अभय सिंह की भी छवि बहुत दबंग की है और जो खबू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी जिसको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया उसकी भी छवि बहुत दबंग किस्म के लोगों की है। ऐसे में कार्रवाई पुलिस ने की है और समर्थकों की ये जो आपस में जो टसन है वो कल रात को बिल्कुल रणवीर, तो आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह के हालात बनेंगे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनावों के बीच योगी सरकार के लिए वोट मांगने का वीडियो कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ये पहला मौका है जब कंगना ने खुलेआम बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। और जब भी वोट देने जाएं, अपने साथ 3 से 4 लोगों को जरूर लेकर आएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।